एक कहावत आपने सुनी होगी, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे हिंदू म्यान। कि जाति जानकारी के लिए पूछना और जाति जाति सूचक अपमान के लिए पूछना दोनों अलग अलग चीजें हैं। विपक्ष ने निश्चित तौर पर उनको लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जो हमने उठाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसकी एडवांटेज मिली है। अब अगली बार सबसे बड़ा एक हथियार जो हो रहा है वो जाति को लेकर के हो रहा है। पार्टियां खुल के इस बात को कहती नहीं है, लेकिन हर किसी का मकसद सिर्फ वोट की राजनीति है इसके पीछे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। राहुल गांधी को स्पष्ट है कि मैं जातिगत जनगणना पे आगे बढ़ूंगा, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े या इसका फायदा मुझे हो, वो इसका राजनीतिक लाभ अपने लिए जितना देख रहे हैं उतना वो समाज के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे। क्या कभी सुना था कि इस देश का एक नेता पत्रकारों से पूछ रहा तो अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, और जब बोलता है अपना नाम तो बोलता है अरे शर्म करो यार उसके नाम से। क्या ये किसी जाति के उत्थान का विषय है? क्या ये सामाजिक न्याय है? भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे कद को और ब्रांड मोदी को ध्वस्त करने के लिए वो चाबी मिली है जाति के रूप में। अब उस चाबी को ये छोड़ना नहीं चाहते। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और एक बार फिर हम अमरउजाला.com पर हाजिर हैं आपके साथ, आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहे हिंदू म्यान। ये कहावत कबीरदास जी की है, ये दोहा कबीरदास जी का है, जिसका मतलब है कि आदमी को उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता, उसके ज्ञान से पहचानना चाहिए। लेकिन आजकल देश की राजनीति में खासकर जात पात को लेकर जिस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और जिस तरह की राजनीति उस पर हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आखिर उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, वजह क्या है? वो लोग जो पूरे चुनाव में और तमाम अलग अलग सभाओं में ये बात करते थकते नहीं थे कि जाति की जनगणना होना चाहिए, लेकिन जब सदन के अंदर भाषणों में, चर्चाओं में जाति को लेकर सवाल हो गया तो उस पर इतना विवाद क्यों, ये समझना बहुत अहम है। तमाम खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रामकृपाल सर आपसे शुरुआत करूंगा। जाति को लेकर इतनी लड़ाई क्यों? जब चुनाव में आप पूरे चुनाव घूमते रहे, ये कहते रहे कि भाई जाति जनगणना कराएंगे, सब कुछ करवाएंगे, तो जाति जनगणना में आप कुछ और तो पूछने नहीं वाले, यही पूछने वाले हैं। और यहाँ तो बीजेपी बार बार ये तर्क भी दे रही है कि भाई वो एक भाषण में कहा गया, किसी का नाम नहीं लिया गया। फिर इतनी लड़ाई, इतना माहौल बनाने की कवायद क्यों? क्योंकि बहुत सारे सवाल इधर भी हैं उधर भी हैं। कि मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता। ये जो मुद्दा जाति का है, देखिए, विरोधाभास जो भारतीय राजनीति है, अगर आप उसको पहले से देखेंगे, मैं बहुत पीछे नहीं जाता हूँ, इंदिरा गांधी के ज़माने और उससे पीछे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं ये जितनी पार्टियां हैं सामाजिक न्याय की, ये सब की सब, इसमें से ज़्यादातर नेता, रामविलास जी तो रहे नहीं, रामविलास जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह, ये सब के सब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की उपज है। और मैं चूँकि उस आंदोलन में थोड़ा मैं पढ़ रहा था, सक्रिय था, मुझे कुछ चीज़ें बहुत आज भी याद हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने, उनका जो मेन था, संपूर्ण क्रांति की जो मेन चीज़ें थी, उसमें था जाति तोड़ो, जनेऊ तोड़ो, दाम बांधो, ये उनके मेन थे। और उनका जो नारा था संपूर्ण क्रांति का, जो गाते थे, हालांकि गाते तीन लोग अलग थे, लेकिन मुझे भी उस पर बहुत, जब तक वो गाना नहीं गाया जाता था, मीटिंग शुरू नहीं होती थी, भाषण, वो था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। उसमें एक चीज़ थी, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है, और तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जेपी का ये था, जाति बिल्कुल ख़त्म करो, लैंड रिफॉर्म, ये सब सारी चीज़ें थी। और ये लोग, बाकी जितने भी लोग हैं, ये नेता लोग, सब इसी बात को, जाति तोड़ो। तो वहाँ से शुरू हुआ। अब उसके बाद का आप देखिए सिनेरियो जैसे भी रहा। काका कालेलकर की एक कमेटी बनाई गई थी, याद होगा आपको, जिसने रिपोर्ट दिया पिछड़ों के बारे में, एक वो दबी रह गई। उसके बाद नेहरू जी थे, शास्त्री जी थे, फिर इंदिरा जी आई, फिर राजीव जी आए, मतलब एक लंबी फहरिस्त रही। और उसके बाद जनता पार्टी ने मंडल कमीशन बनाया था। लेकिन हुआ क्या कि मंडल कमीशन, जब तक उसकी रिपोर्ट आती तब तक इंदिरा गांधी सत्ता में आ गई थी।
यानी बनाया जनता पार्टी ने था, अब वो रिपोर्ट भी दबी रह गई। उस रिपोर्ट को बीपी सिंह ने, और ऐसा नहीं है बीपी सिंह ने कोई बहुत ज़्यादा वाकई और रिजर्वेशन के प्रति उनका वो मोह था, वो एक शुद्ध राजनीति थी, एक सेटल करने की कि मैं किसी तरह से वो हो जाऊं। खैर उसके आगे का है। विनोद ने तो किताब भी लिखी है, इनको ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा अध्ययन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ये कुल मिलाकर के जातियों के उत्थान की बात उतनी नहीं है जितनी ये है कि अभी 2024 के इलेक्शन में विपक्ष ने निश्चित तौर पर, उनको लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जो हमने उठाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसकी एडवांटेज मिली है। अब अगली बार सबसे बड़ा एक हथियार जो हो रहा है वो जाति को लेकर के हो रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा आगे की बात, घंटी बज चुकी है। ये अहम बात है। देखिए सबसे बड़ी बात जो जाति को लेकर बार बार हो रही है, पूर्णिमा जी, जिस देश में पूरी राजनीति जाति के अराउंड ही घूमती है, पार्टी पूरी रणनीति जातियों के हिसाब से ही तय करती है। कोई भी चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, इवन पार्षद की भी बात करें, सब कुछ पूरी रणनीति जाति के हिसाब से बनती है। और खुद विपक्ष पूरे चुनाव में जाति जनगणना करता रहा। फिर जाति को लेकर हाँ किसी एक व्यक्ति की जाति पर सवाल उठता तो उस पर आप बात कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से लोकसभा में आजकल हम देख रहे हैं सब पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसको जाति को इतनी हवा क्यों दी जा रही है? फिर ये बताने की कोशिश क्यों जा रही है? अभी तक तो आप जनगणना की मांग कर रहे थे। नहीं देखिए आदर्श जी, हमारे समाज की जो सच्चाई है वो ये है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, और कितनी भी हम उसके लिए अभियान चला लें, जातियों से हमको मुक्ति दिख नहीं रहा है कि जल्दी मिलने वाली है। और उसी जाति के भरोसे कई सारी पार्टियां अपनी राजनीति करती हैं, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगड़ों की राजनीति, पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति, सभी पार्टियां किसी न किसी जाति के आधार पर ही अपनी राजनीति करती हैं। तो जाति को लेकर के बवाल तो होना है, और खास करके अब जबकि कांग्रेस खुलकर, कांग्रेस ने जाति की राजनीति खुले तौर पे बहुत समय तक नहीं की, और इसी वजह से उस पर यह आरोप लगता रहा है कि वो आरक्षण विरोधी रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जब से जाति जनगणना की बात शुरू की है, रिजर्वेशन को आगे बढ़ाने की, 50% से आगे बढ़ाने की बात शुरू की है, तो अब कांग्रेस भी खुल के इसके सपोर्ट में आ गई है। इसलिए इसको धार ज़्यादा मिल गई है, और धार मिलने से कांग्रेस चूंकि बीजेपी की नेशनल लेवल पे राइवल है, तो बीजेपी को चिंता उसकी वाजिब है होना, क्योंकि कांग्रेस अगर जाति आधारित राजनीति करके नेशनल अपना प्रोफाइल एक बार फिर से बहुत मजबूत कर लेगी तो नुकसान बीजेपी को ही होगा। इसलिए बीजेपी की तरफ से हर तरह का व्यंग्यात्मक वार जो होता है वो किया जाता है। और यही हमने देखा जब राहुल गांधी के ऊपर, हालांकि अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जब ये कहा कि जिसको अपनी ही जाति का, जिसका अता पता नहीं है, वो जातिगत जनगणना की बात करता है, तो ये तो बहुत एक सरकास्टिक, पर्सनल, बिलो द बेल्ट कमेंट था, जिसपे कि बवाल होना बहुत वाजिब था, और हो भी रहा है। तो अब ये है कि हर पार्टी इसी होड़ में लगी है कि कौन ज़्यादा अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का हितैषी बता सके, ताकि, क्योंकि इनकी न्यूमेरिकली संख्या तो ज़्यादा है ना, ये तो हमारे समाज की सच्चाई है, और उनका हितैषी अपने को बता के अगर हम उनका वोट हासिल कर सकते हैं तो सभी पार्टियां उसी जुगाड़ में लगी हुई हैं, और इसी वजह से ये हम इतना हो हल्ला देख रहे हैं। हालांकि जाति पार्टियां खुल के इस बात को कहती नहीं है, लेकिन हर किसी का मकसद सिर्फ वोट की राजनीति है इसके पीछे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, और चाहे बाकी जो कास्टिस्ट पार्टी हैं, जो कि कास्ट बेस्ड पार्टीज़ हैं, जो सोशल जस्टिस के नाम पे राजनीति करती हैं। तो जाति तो हमारे इस समाज में, और अभी लोकसभा इलेक्शन में दिख भी गया है कि जातिगत जनगणना की बात करके कांग्रेस को फ़ायदा हुआ। बीजेपी संविधान बदलेगी और दलितों की रिजर्वेशन में कटौती कर सकती है, उसको लेके उसको नुकसान हो गया, जो ये नैरेटिव चला। तो जाति तो ओवर रूल करेगी हमारे पॉलिटिक्स को फॉर सम टाइम टू कम, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, पर्सनल लेवल पे कमेंट किसी के अगेंस्ट करना ये थोड़ा सा अशोभनीय हो जाता है। जनरल आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, मुद्दों पे बात कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल जाति पे टोका टाकी करके उसको टारगेट करना ये सही नहीं है। अवधेश जी बड़ा है। मैं देखिए सबसे बड़ी बात पूर्णिमा जी जिस तरीके से कह रही है कि एक बात इन्होंने कही कि कांग्रेस जो है उसने जाति की राजनीति की नहीं की, और या बहुत लंबे समय से नहीं की, या उस तरीके से नहीं की। एक तो ये, और दूसरा ये कि अब जो एक नई रणनीति है, खासकर के अनुराग ठाकुर ने अपनी बात जो भी कहने की, क्या राहुल गांधी की नई रणनीति या कांग्रेस की नई रणनीति को उससे खाद पानी मिल गया और वो वापस उसी तरीके से अटैकिंग हो गए। मुझे बहुत दुख भी है कि आप मतलब इतने बड़े इशू को, जिससे देश टूट सकता है,
इस प्रकार से भारत के शीर्ष स्तर के नेता बड़ी सभाओं में पत्रकारों को डांट डांट कर जातियाँ पूछ रहे हैं, जैसे हम लोग पहले किसी बाहुबली की भाषा देखते उसको साधारण चुनाव और उसके दृष्टि से देख के आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। क्या कभी जाति इस देश में जो 1000 वर्ष का कालखंड है उसमें समाज में बहुत बड़ा वर्ग विकास में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, उसको बाकी चीज़ों में पीछे रह गया, उसके साथ अन्याय अत्याचार हुए और उसके निराकरण के लिए राज्य को, राजनीतिक दलों को जितना कुछ करना चाहिए करे। आरक्षण उसका एक पहलू रहा है, आरक्षण उसी के लिए था, तो वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या देश की राजनीति ऐसे चलेगी? अरे कांग्रेस का शीर्ष नेता, मैं तो आपसे पूछता हूं कि इस देश का इकोसिस्टम कैसा रहा है कि रिएक्शन में कुछ कहा गया लोकसभा में, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर तो सारी चर्चा हो रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस देश की दूसरी बड़ी पार्टी के शीर्ष नेता, वो भी भारतीय हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि एक बार मंडल के कारण इस देश में जो जातीय युद्ध शुरू हुआ है, मैं बिहार में रहा हूं, कैसे आग लगी थी, लोगों को गांव-गांव छोड़ के अपने जमीनें बेच करके भागना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में कैसे हुआ था? क्या देश में वोट के लिए, सत्ता के लिए फिर से उसी माहौल को बनाने की कोशिश है? मैं तो आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी सुना था कि इतना बड़ा नेता एक सभा में एक पत्रकार से पूछ रहा हो, वो भी इतनी आवाज में, बताओ तुम्हारी जाति क्या है? फिर वो नहीं बोलता है तुम्हारी जाति क्या है, बोलो जाति क्या है। ये इससे भी ज्यादा भाषा में बोले तो हमारा आपका तो हार्ट अटैक हो जाएगा। राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता है क्या? हम लोगों की हैसियत क्या है राहुल गांधी के सामने? और लोग उसको पीटना शुरू कर देते हैं। क्या यह दृश्य इस देश के बुद्धिजीवियों को, हमारे आपके जैसे पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं को नए सिरे से सोचने को विवश नहीं करता है कि जाति की राजनीति को हम कहां ले जा रहे हैं? किसी पत्रकार के सम्मेलन में इसमें से बताओ दलित कितने हो? कभी आपने सुना था? कभी सुना था? क्या कभी सुना था कि इस देश का एक नेता पत्रकारों से पूछ रहा तो अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, और जब बोलता है अपना नाम तो बोलता है अरे शर्म करो यार उसके नाम से। क्या ये किसी जाति के उत्थान का विषय है? क्या ये सामाजिक न्याय है? इतना सीरियस इशू हो गया है देश में, चारों ओर तनाव पैदा हो रहे हैं देश में इस वातावरण से, उसको आप केवल जाति जनगणना पर ले जाते हैं और उसको राजनीति किसको लाभ होगा? अरे राजनीति लाभ हानि तभी होगा जब ये देश बचा रहेगा, ये भारत बचा रहेगा, भारत की एकता बची रहेगी, सामाजिक एकता बची रहेगी, तभी होगा वो। एक लिमिटेशन होती है, सीमा होती है कि आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वोट के लिए कि हम कुछ भी सीमा तक जाएंगे और आग लगेगी तो उसमें कौन बचेगा, कौन जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ये बहुत खतरनाक स्थिति है। और इस देश का इकोसिस्टम पहले अंग्रेजों ने और उसके बाद इस देश के वामपंथियों ने, वामपंथी का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी नहीं होता है, उन्होंने इस ढंग से बनाया है कि जो एक विकार रहा है समय में, जाति हमारे देश की अस्थायी व्यवस्था नहीं थी। उस पर कभी पूछेंगे तो मैं बात करूंगा। आप इतिहासकारों का पुराने देखिए क्या बोलता है। एक समय जो समाज की विकृति थी उसको दूर किया जाए, कैसे दूर हो, जातीय विद्वेष का कैसे कटे। और उसके रिएक्शन में मैं मानता हूं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए हमको उस भाषा में नहीं जाना था कि हम किसी पर उसी प्रकार से प्रश्न करें। वो विषय है अलग से, लेकिन जो स्थिति हो गई है उसको जरा उसको उस रूप में लेके खराब करना पड़ेगा। ये देश है, कोई ठाकुर है, कोई त्रिपाठी है, कोई मिश्रा है, हालांकि तो वो उसका पैदा लिया, उसका दोष क्या है? या कोई जिसने दलित में, पिछड़ा में पैदा लिया, उसका दोष क्या है? सब में एक एकता का भाव होना चाहिए। वोट के आधार पर देश में आग नहीं लगाया जाए। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और इसीलिए तो ये चर्चा भी हम कर रहे हैं। देखिए विनोद सर, बड़ा अहम है इस बात को समझना कि जाति की राजनीति तो पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं। जाति जनगणना, अखिलेश यादव हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, यहाँ पर खुद राहुल गांधी हो, बार बार जाति की जनगणना, जाति की जनगणना। हाँ, जो बात जिस तरीके से बात अनुराग ठाकुर की तरफ से कही गई, वो किसी के लिए भी कोई भी उसको स्वीकार नहीं करेगा, वो अशोभनीय मानी जाएगी या उसको एक्सपंज भी किया गया बाकायदा। लेकिन राजनीति एक उसको हथियार की तरह विपक्ष ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसी एजेंडे को अपना आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो चाहे जनगणना से हम जोड़ लें, चाहे तमाम चीज़ों को जोड़ लें, एक वापस सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर दी। तो इससे सोशल फैब्रिक की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सोशल फैब्रिक की बात हर पार्टी कर लेती है जब अपनी अपनी ज़रूरत आती है, तो वो तो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोई भी देखिए, जाति की राजनीति इस देश में 2-2.5 साल से नहीं हो रही है। अभी जनगणना से जिस तरह से जाति की राजनीति हजारों साल से हो रही है।
जब ये तय हो गया था कि क्षत्रिय ही राज करेगा, ब्राह्मण ही विद्या पढ़ेगा और वैश्य ही व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा, तभी जाति की राजनीति चल रही है, वो जाति का वो है। तो इसलिए ये कि 2.5 साल से हो रही है नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, पहले 47 के बाद आरक्षण लागू हुआ, सामाजिक पूना पैक्ट के तहत गांधी जी और बाबा साहब में एक सहमति बनी थी जिसके तहत अपनी मांग छोड़ी थी उन्होंने। खैर, सबसे पहला नारा आज़ादी के बाद किसने दिया था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था। जैसे रामगोपाल जी भी कह रहे थे कि जेपी आंदोलन, तो जेपी आंदोलन की बुनियाद तो लोहिया का पूरा दर्शन था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। तो वहाँ से और वो मुख्य उसमें आई जाति की राजनीति। और उसके बाद फिर कर्पूरी ठाकुर आए और जयप्रकाश आंदोलन हुआ, बहुत समाजवादियों का, लोकदल का लंबा इतिहास। तो मंडल ने उसको आकर के, मंडल जब 1990 में आया तो उसने उसको बिल्कुल उभार दिया। जो चीज़ दबे उसमें थी, भाई क्या होता था, हम लोग कहते नहीं हैं कि कांग्रेस का वोट बैंक क्या था? ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। लोकदल का क्या था? पिछड़े, यादव, जाट, गुजर, तो किसान जातियाँ, तो उसको जाति आधार पर ही देखते थे। और आज भी जब टिकट बढ़ते हैं पार्टियों में, हर पार्टी में, तो क्या देखा जाता है? लिस्ट बैठती, फलानी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुर्मी कितने हैं, बोले यादव इतने हैं, बोले गुजर इतने, जाट इतने, ब्राह्मण इतने, अच्छा कुर्मी को दे दो, अच्छा इसको दे दो। ये होता है और सब पार्टियों में होता है, चाहे वो राष्ट्रवाद का नारा दे, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता का नारा दे, चाहे सामाजिक न्याय का नारा दे, सब में जाति के आधार पर टिकट बढ़ते हैं। और बाकायदा खुलेआम मतलब इसमें बहसें होती हैं बैठ के मीटिंगों में। तो उससे छिपाना कि नहीं, बड़ा आदर्श लगता है कि हाँ सब कुछ एक है। सवाल है, सब कुछ एक कैसे होगा? सागर मंथन होगा तभी तो एक होगा ना। पहले तो विष निकलता ही है सागर मंथन में। तो ये मंडल आयोग जब आया था तो रामपुरवाल जी को याद है, हम लोग उसके समर्थन में थे। और बहुत सारे लोग जो आज सामाजिक समरसता की बात करते हैं वो सब उसके खिलाफ थे। कांग्रेस भी खिलाफ थी, बीजेपी भी खिलाफ थी। राजीव गांधी का पार्लियामेंट में भाषण सबको मालूम है, और अडवाणी जी मंदिर रथ लेके निकल पड़े थे। और जॉर्ज फर्नांडिस से कहा था उन्होंने कि आपने हमारे रास्ता नहीं छोड़ा, हमें तो ये करना ही था, क्योंकि तो वो दोनों साम्यवादी पार्टियां थी। और उसको लेकर के बहुत सारा वो हुआ। मंडल के बाद राजनीति बदली। अभी अवधेश जी कह रहे थे मंडल के बाद बिहार में अराजकता हो गई। आप आंकड़े उठा के देखिए, जितने जाति नरसंहार 90 से पहले हुए हैं बिहार में, दलेल चक बघौरा से लेकर के और सारे औरंगाबाद, और उसके बाद मंडल आंदोलन के बाद, मंडल की राजनीति के बाद 90 तक में बढ़े हुए आगे, और 2000 तक आते आते उनमें कमी आई। और आज बिहार में जाति नरसंहार नहीं हो रहे हैं। जो पहले गांव के गांव जला दिए जाते थे, गांव तो ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों के तमाम तरह के परिणाम निकलते हैं। आज आप जब ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं तो आपको मौर्य भी मिलेंगे, आपको यादव भी मिलेंगे, कुर्मी भी मिलेंगे। तो आखिर मंडल आयोग का एक योगदान है उसका। और इसीलिए फिर बाद में पार्टियों ने स्टैंड बदला, बीजेपी ने बदला, कांग्रेस ने भी बदला, जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया। अब रही बात जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना एक राजनीतिक हथियार है उन दलों का, निश्चित रूप से है। लेकिन जब आप कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात करते हैं, जब आप सीधे सीधे एक वर्ग का नाम लेकर के टारगेट करते हैं वोटों को, तब देश नहीं टूटता है, तब देश एक हो जाता है। तो चाहे जाति की राजनीति हो, चाहे धर्म की राजनीति हो, दोनों हथियार हैं। और ये राजनीति में होता ही है कि पहले विपक्ष जब सत्ता पक्ष पर कुछ बोलता था, सत्ता पक्ष को हथियार बना लेता था। आज विपक्ष हथियार बना रहा है, तो ये तो चलेगा ही। लेकिन एक बात करके मैं खत्म करूंगा, जो घंटी बज चुकी है, कि जाति जानकारी के लिए पूछना और जाति सूचक अपमान के लिए पूछना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये ध्यान रखिए। जब जाति जनगणना होगी तो जानकारी के लिए पूछा जाएगा, भाई विनोद अग्निहोत्री जी आप किस जाति से हैं, कॉलम भर दीजिए, ब्राह्मण है। तब कोई ये नहीं कहेगा कि, लेकिन अगर ये कहे कि अबे फलाने के क्या है तेरी जात, दोनों का अलग अलग मतलब है, वो अपराध है। जाति पूछ के व्यवहार तय करना अपराध है, और जाति जानकारी के लिए पूछना अपराध नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था कि जिस तरीके से सदन में जो बात कही गई उसको कोई भी, और खुद अवधेश जी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं और तमाम खास लोग बोल रहे थे। समीर जी, अब ऐसे में स्थिति यह है कि ये जो भाषण देते देते, पहले भी अनुराग ठाकुर एक बार जो गोली मारो वाली चर्चा हुई थी, उसके बाद भी वो काफ़ी चर्चा में आ गए थे। बीजेपी को वो लगातार आज तक कई बार वो नारे विपक्ष हथियार बनाता रहा। अब ये एक बात आ गई सामने, तो ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या तमाम विपक्ष के नेता हो, उन्हें फिलहाल ये सूट कर रहा है पॉलिटिकली एजेंडा वाइज। अगर बीजेपी क्या करेगी? देखिए, बीजेपी की क्या रणनीति होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया। जिस तरीके से अनुराग ठाकुर के भाषण का उन्होंने कहा कि सबको सुनना चाहिए, तो बता दिया लाइन कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या होने वाली है इस मामले को लेके। जैसे राजनीतिक दल को वोट मिल सकते हैं, जिस मुद्दे से राजनीतिक दल को राजनीति सध सकती है, वो मुद्दा उठाता है। राजनीति करे, कोई जाति की राजनीति करे, नहीं सकते। वो हिंदुत्व की राजनीति कर नहीं सकते, उन्हें पता है हिंदुत्व की राजनीति में कुछ मिलना नहीं है। और करके भारतीय जनता पार्टी ने जो सभी जातियों को इकट्ठा कर लिया,
के नीचे पार्टी एक मजबूत राष्ट्रीय दल के रूप में भी उभरा और सत्ता में 2014 और 2019 में बहुमत में आया। इसी कारण आया कि सारी जातियों ने इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व में वोट किया। अब राहुल गांधी और कांग्रेस इस बात को, जब तक ये हिंदुत्व के अंदर जातियां जुड़ी हुई है, जब तक ये भारतीय जनता पार्टी से टूटेगी नहीं, जिसका उन्हें एक इशारा लोकसभा चुनाव कि जातियों ने भारतीय जनता पार्टी से हटकर वोट दूसरे दलों को किया है, कांग्रेस को किया, सपा को किया, अन्य दलों को किया। तो भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो अब राहुल गांधी को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से टूट आक्रामकता के साथ बढ़ूं, जातीय सर्वेक्षण की बात करूं, तो अब वो ये भारतीय जनता पार्टी से पक्ष में हो या आप इसके करवाएंगे, तो वो तो इस बीच में खिलना है। उन्होंने तय कर लिया कि मेरा एजेंडा ये है, मुझे जाति के आधार पर समाज को बांटना है, मुझे जाति के वोट लेना है, और मुझे मिला ना मिले, किसी दूसरे दल को मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को वोट ना मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी कमजोर बनी रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को स्पष्ट है कि मैं जातिगत जनगणना पे आगे बढ़ूंगा, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़े या इसका फायदा मुझे हो, वो इसका राजनीतिक लाभ अपने लिए जितना देख रहे हैं उतना वो समाज के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे कि समाज में इसमें क्या स्थिति होगी। कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ गया है, उसमें भी एक अलग अब चर्चा अंदर शुरू हो जाएगी, जो उसके अंदर अब किस तरीके से रिएक्शन होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है, वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी जो शुरुआत कर रहे हैं, वो राहुल गांधी अपने राजनीति को बढ़ाने से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जितनी जातियां टूटेंगी उतनी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर होगी। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर होगी, लेकिन अगर जातिगत की जो आग लगेगी समाज के अंदर, उससे समाज में जो टूटन शुरू हो गया, जो समाज कमजोर होगा, उसको वो रोकने के लिए क्या करेंगे। अगर ये आग लग जाएगी तो ना भारतीय जनता पार्टी इसको रोक पाएगी, ना कांग्रेस इसको रोक पाएगी, ना कोई राजनीतिक दल इसको रोक पाएगा। तो ये मांग करने के पहले उसका आपको परिणाम ही सोचना चाहिए और डिसाइड किए कि आप जातिगत सर्वे करवा के क्या कर लोगे। क्या आप उनके लिए आरक्षण बढ़ा दोगे? संभव नहीं है कि इंदिरा साहनी के मामले में 49% का आ चुका है, 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए दे दिया, 59 ऑलरेडी हो चुका है। और कई राज्य तो ज़्यादा दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है। महाराष्ट्र में मराठानों दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया जब कांग्रेस ने दिया, बीजेपी ने दिया। अभी बिहार में दिया तो बिहार का सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हो रही है। तो सरकारें भी जानती है कि भाई पीछा छुड़ाने के लिए हम तो आरक्षण दे देंगे, कल सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा तो कह देंगे हमने तो दिया रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो जातियों को भी समझना पड़ेगा कि भाई सबके लिए आरक्षण एक लिमिट के बाहर संभव नहीं है। और मुझे लग रहा है अगर ये बात शुरुआत हो गई तो उसके बाद बात जाएगी कि प्राइवेट नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए, सरकारियों में होगा नहीं। इतनी सारी जातियों का आप क्या करोगे? तो फिर एक नई मांग शुरू होगी कि भाई जो रामविलास पासवान ने भी की थी कि प्राइवेट नौकरियों में, कंपनियों में आरक्षण दिया जाए SC ST को या OBC को। तो मुझे लग रहा है एक नया फ्रंट शुरू हो जाएगा। तो राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा वो भी सबको सोचने की जरूरत है। ये हम बात कर रहे हैं और इसीलिए देखिए जयदीप सर, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि परिणाम क्या होगा, क्योंकि देखिए ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। हाँ, ये कि प्राइवेट सेक्टर में ये मांग आगे जाएगी नहीं, अब उठ रही है सर, ये मांग तो लगातार उठने अब शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति हो रही है, खास करके आपको अपनी राजनीतिक जमीन वापस पानी है या आप किसी तरीके से बीजेपी से छीनना चाहते हैं, तो किसी भी मुद्दे पर आप जाके कर रहे हैं। लेकिन जो जहर उसके वजह से घुल रहा है समाज के अंदर, वो ठीक है आपकी राजनीति कल आप कुर्सी पे, परसों कोई और कुर्सी पे, लेकिन वो जहर तो लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, समाज के बीच रहेगा ना। आदर्श, जितना गंभीर हम इस मुद्दे को समझ सकते हैं, ये उससे कई गुना ज़्यादा गंभीर है। जाति के नाम पर इस देश में इस वक्त जो हो रहा है वो इतना खतरनाक, इतना भयावह और इतना विस्फोटक है कि उसका अंदाज़ा इस वक्त हम नहीं लगा सकते। उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। सोने की चिड़िया और विश्वगुरु कहलाने वाला देश भारत, अगर इसकी उस मजबूती में कहीं से दरार लगी है तो वो जाति की ही सेंध थी। बाहर से आने वाले लोगों को इस देश में अगर कोई कमी, मजहब तो बाद में आया है, मजहब की दीवारें बाद में खड़ी की गई हैं, उसका अलग मसला है। लेकिन जाति की इन दीवारों से ये देश बहुत लंबे समय से संघर्ष करता रहा है, जूझता रहा है। और उस जाति जो चक्रव्यूह था उसने इस देश को इतना अधिक छला कि उसकी सारी जो संपन्नता थी, समृद्धि थी, ज्ञान था, अभिमान था, उसको किसी ने तिरोहित किया है। तो वो जाति की झगड़े नहीं किया है और उससे बड़ी मुश्किल से उबरने की कोशिश स्वतंत्र भारत कर रहा था। ठीक है कि जो लगातार अत्याचार हुए, पीड़ित रहे लोग, उनको हमने आरक्षण देकर आगे लाने की कोशिश की। लेकिन मसला यह है कि बाहर से आकर इस मजबूत देश को किसी भी तरीके से उसमें सेंध लगाने के लिए जो दरार बाहर के लोगों को मिली थी, वही एक दरार 10 साल से जो ताले की चाबी ढूंढी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे कद को और ब्रांड मोदी को ध्वस्त करने के लिए, वो चाबी मिली है जाति के रूप में। अब उस चाबी को ये छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि ताला खुला है, चाहे पूरी तरीके से नहीं खुला,
उससे सत्ता का दरवाजा नहीं खुल पाया, लेकिन चाबी मिल गई है। अब उस चाबी को जेब में लेकर लगातार घूमा जा रहा है और हर ताले में उस चाबी को लगाया जा रहा है। सच्चाई यही है। और इसमें यह बात सही है कि इससे कोई दल अछूता नहीं। सारे पत्रकार साथी जो वरिष्ठ हैं बैठे हैं और सबने इस देश की राजनीति को बहुत करीब से देखा। ये कुछ भी नया नहीं है। जब वोट गिनने की बात आती है तो सबसे पहले जाति गिनी जाती है, टिकट बंटते हैं तो जाति के आधार पर ही बंटते हैं। कुछ हद तक कुछ बड़ी लहरों में उस जातीय विभेद से बचने की कोशिश इसने की, वो लहर बरकरार नहीं रह सकी क्योंकि जाति की जो खाई थी, विसंगति थी, वो ज्यादा बड़ी है। एक आध लहर आकर उसको पाटने की कोशिश करती हुई दिखाई जरूर दी, लेकिन वो खाई इतनी बड़ी है। एक आध बार कोई आकर अपने काम, नाम या ब्रांड के नाम पर चुनाव जीत रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जाति की दीवारें टूट गई, तो वो जो हजारों साल पुरानी दीवारें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम ये बात कर रहे हैं और मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं यहां से, तो बहुत लंबे समय तक जाति के नाम पर इस देश में कुछ भी अत्याचार और शोषण हुआ गलत था, बुरा था। आज का आधुनिक भारत और आधुनिक समाज उसको अच्छा नहीं मानता है, लेकिन दिक्कत यह है कि उन जख्मों को भरने की कोशिश करने की बजाय न केवल उनको कुरेदा और उगाड़ा जा रहा है, उनमें ढेर सारा नमक भरा जा रहा है। यह दिक्कत है, यह खराबी है। इसमें किसी पार्टी को हम अलग नहीं रख सकते इससे, और यह देश का नुकसान ही करेगी। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं रामकृपाल सर। जिस चाबी की सर जी की बात में कि जिस लहर की बात की जा रही थी, उस लहर में भी उस लहर के जो नायक थे उनको भी अपनी जाति बतानी पड़ रही थी जनसभाओं में कि मैं ओबीसी हूँ। लहर तो राजीव गांधी वाली, इंदिरा गांधी की मृत्यु वाली भी थी ना। मैं सिर्फ एक लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लहरों की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो 14 पे टिका ही नहीं। मेरे लिए ये देश 14 से शुरू नहीं हुआ, बहुत पुराना है। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो लहर आई थी उसमें भी तो जाति खत्म हुई, तो 405 आई ना। जातियां होती तो 405 आती क्या? वही हमने 2014 मेरे दिमाग में एक लहर नहीं है, कई लहरें, लेकिन वो लहरें नहीं पाट पाई। ये दुर्भाग्य है इस देश का। ये लहर एक तो पट नहीं पा रही, और जिस चाबी की बात कर रहे हैं जयदीप जी, वो चाबी तो कहीं ऐसा नहीं है कि अगले चुनाव आते आते वो चाबी तलवार बन जाएगी। और पहले जिस तरीके से हमने अलग अलग देखी है चीज़ें जातियों को लेकर, फिर वही है। मैं सिर्फ हिंदू मुसलमान की जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको समग्र पूरा उसको जो हमारा फैब्रिक है उसकी बात कर रहा हूँ सर। जब कोई एक मुद्दा आता है वो बड़ा आकर्षक लगता है शुरू में। कारण ये होता है कि जब तक वो उसके इनर कॉन्ट्राडिक्शंस, अंतर विरोध उभरते नहीं हैं, तब तक वो बड़ा लगता है। जैसे जेपी का आया था संपूर्ण क्रांति, वो संपूर्ण क्रांति क्या रही? जेपी ने कहा आओ, वो तरुणाई यानी जवान, नौजवान। लेकिन जेपी के समय में ही जैसे जनता पार्टी बनी, बिहार में अगड़ों और पिछड़ों का आंदोलन शुरू हो गया। मैंने जो लेख जिस पर मैं चुना गया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैंने एक लेख लिखा था, संपूर्ण क्रांति और वर्ग संघर्ष, प्रतिरोध से विद्रोह तक। मैंने लिखा था कि संपूर्ण क्रांति ये डिसेंट है, ये रिबेलियन नहीं है, क्योंकि जो लोग उत्पादक श्रम से नहीं जुड़े हैं वो कोई समाज में बदलाव नहीं कर सकते। आप देखिए OROP का मामला होता है तो एक वर्ग आता है ना, जाति वहाँ नहीं होती। जितने भी तरह के है, क्या आज अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी आई और बीजेपी में कोई ऐसा महक आ रही थी कि ओबीसी सारा बीजेपी की तरफ चला गया, जी नहीं। मंडल कमीशन जब आया था लगा था कि इससे क्रांति हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या? इतने सालों के बाद मंडल कमीशन के जो भीतर के अंतर्विरोध थे, मैं आपके शो पे कह चुका हूँ, मंडल कमीशन 30 सालों में 25 सालों में उसमें जो दही था उसमें जब वो मंथन हुआ उसका, तो मट्ठा और मक्खन निकला। और बाद में ओबीसी की वो जातियाँ जो 1.5% हैं, 2% हैं, 3% हैं, वो छली हुई महसूस की गई। इसलिए उनको ऑलरेडी एक चाहिए था, कुछ एक ऐसा स्केपिज्म चाहिए था, इसके रूट चाहिए था। और वो बीजेपी आई और बीजेपी ने वो सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। कुशवाहा जी, फलाना जी, ढकाना जी, जिसका नाम नहीं आता था। पिछड़ों में तो मट्ठा बीजेपी ले गई और क्रीम जो रहा वो बच गया इन तमाम जो काल समाजवादी आंदोलन की पार्टियों के पास। और वो दरार इतनी फॉल्ट लाइन क्लियर थी कि अभी तक वो 2022 तक, छोड़िए 23 और 24 नहीं, अभी 23 में भी जो इलेक्शन हुए हैं,
एक पर्टिकुलरली यहाँ का छोड़ दीजिए, लेकिन बगल में आप बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ के रिजल्ट अलग हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश को लेकर सोचा जा रहा है कि जातीय समीकरण बदल गया। दूसरा, अगर वाकई जाति जनगणना से कोई चमत्कार होना था, सिद्धारमैया ने कांग्रेस में 2013 में कर्नाटक में कराया है। उसकी रिपोर्ट ना सिद्धारमैया की सरकार कर सकी ना बीजेपी की, और DK शिव कुमार तो कह रहे हैं कभी नहीं इसको आउट करूंगा। तो भाई आगे की बात तो छोड़ दो, जो ऑलरेडी करा चुके हो उसको तो सामने करो। क्यों नहीं हो रहा है? जानते हैं क्यों? ये जब हो जाएगा, मैं तो चाहता हूं कि इसको कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे आप पढ़िएगा, साफ लिखा हुआ है कि ये पिछड़ों में भी कई अजगर पैदा हो गए, जो सारी मलाई खा के बैठे हुए हैं, इनका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। तो ये जो अभी आपको पिछड़ा दिख रहा है, या नौजवान जैसे होता था ना कि जवान युवा क्रांति करेगा, अरे युवा क्रांति करेगा, बिहार में JP के सामने ही पिछड़े अगड़ों में लड़ाई होने लगी, और आप मंडल में देखा होगा आत्मदाह तक की नौबत आ गई थी। तो इनके जब अंतर विरोध आएंगे, और ये स्वाभाविक सामाजिक बदलाव का एक अनिवार्य शर्त है कि ये धीरे धीरे उजागर होगा, राहुल गांधी कहें न कहें। और ये बताइए, मैं बस एक लाइन के बोल के खत्म कर रहा हूं, आज़ादी के बाद से आज तक कम से कम बिहार, बंगाल, यहाँ पर जितने भी सरकारें रही हैं, या तो वो कांग्रेस रही या सामाजिक आंदोलन और पिछड़ों के हिमायती ही रहे। 70 सालों में आप ये नहीं पहचान पाए कि आपके यहाँ कितने लोग हैं। तो आपकी सारी लाभार्थी योजनाएं किस बेसिस बनती थी? सबको पता है कि पिछड़ों में कौन कितना है। जब वोट आता है तो हरिजन इतना, जब इसकी एनालिसिस होती है तो इतना % वोट इसको मिला, हरिजनों का इतना गया, सबको पता है। लेकिन एक इशू बनाया जा रहा, मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे मंडल का ठीक है सारा निकल गया, वैसे ही आने वाले समय में इसकी भी सच्चाई मालूम पड़ेगी। जाहिर सी बात है, और सच्चाई को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। दूसरा, जिस तरह की परिस्थिति उसके बाद बन रही है, पूर्णिमा जी, सवाल एक बड़ा ये है, राहुल गांधी तस्वीरें दिखाते हैं, अखिलेश यादव PDA की बात करते हैं, कांग्रेस मोदी सरकार पर या बीजेपी पर आरोप लगाती है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये हो दोनों तरफ से वही रहा है, फिर जनता के बीच चेहरा पोंछ के चमका के ये बताना कि हम तो बहुत मासूम है, वो कोई भी पार्टियों में सारे नेताओं को जोड़ रहा हूँ। अभी क्योंकि बाकी लोग विपक्ष में हैं तो वो ये बता रहे हैं कि हम तो निरीह प्राणी वाली स्थिति है, और देखिए हम पर इतना बड़ा हमला कर दिया। लेकिन इसके गर्त में जो राजनीति हो रही है वो इतना बड़ा जहर है, और आप सब लोग इस बात को मान रहे हैं। कल आप ही अगर आते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या निकालेंगे, जो अभी वादे दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं? देखिए आदर्श, ये जहर शब्द हम ना यूज करें तो बढ़िया होगा, क्योंकि जातियां सच्चाई हैं, और जातियों की सच्चाई सामने आने में जहर घुल रहा है समाज में। उस जहर को आप अभी तक नहीं, जाति की सच्चाई हमारे सामने है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें की जा रही हैं उसके हिसाब से एक तरफ रखा हुआ था, और उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे थे, वो भी कोई समाज के लिए बहुत अच्छा नहीं था। कोई भी जब वुंड बहुत ज्यादा पक जाता है तो वो फूटता है और पस निकलता है, और तभी जाके वो हील होता है। हमें लग रहा है कि जातिगत जो राजनीति, जाति बेस्ड राजनीति जो होती है, वो अब उसी लेवल पे आ गया है कि अब इसका कोई ना कोई इतना बढ़ेगा ये कि कोई ना कोई हल फिर इवेंचुअली जरूर निकलेगा। और जहाँ तक किसी एक पार्टी की बात है, देखिए आदर्श जी, खुल के बात अब होने लगी है, लेकिन कांग्रेस भी जाति की राजनीति करती रही है। हमें वो दौर नहीं भूलना चाहिए जब जनता पार्टी की सरकार थी। बेलची में बिहार में, अभी अवधेश जी बिहार आग में जल रहा है उसकी चर्चा कर रहे थे, बेलची इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, इंदिरा गांधी को वहां जाने से रोका जा रहा था, वो हाथी पे बैठ के पहुंच गई छुपते हुए। या लक्ष्मणपुर बातें हो गया था। रणबीर सेना के एक जमाने में तूती बोला करती थी, लोग रात में अंधेरा होने के बाद घर से निकलने में कांपते थे। तो वो सच्चाई थी हमारे समाज की, वो सच्चाई आज भी कायम है, लेकिन उसका हल कोई पार्टी सिंसियरली ढूंढती नहीं दिख रही है। हर पार्टी सिर्फ ऊपर से, बीजेपी क्या राजनीति नहीं करती है, जाति की राजनीति। बीजेपी के अभी जो हमारे नेता हैं, मोदी जी हैं, एक पार्लियामेंट में ही भाषण में उन्होंने कहा था कांग्रेस पे व्यंग कसते हुए कि ये जाति जाति करते हैं, इतना बड़ा हमें इतना अपनी तरफ इशारा करके कि इतना बड़ा ओबीसी का नेता उनको दिखाई नहीं देता है। तो जाति की राजनीति हर पार्टी कर रही है। अब इस
का आउटकम क्या होगा। समाज में डिवीजन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, हॉस्टिलिटी होगी, कोई शक नहीं है। हम सब ने देखा है कि जब मंडल इम्प्लीमेंट हुआ तो समाज में उस समय क्या तस्वीर बन गई थी। तो वो तस्वीर सारी पार्टियों को बैठ के सोचना पड़ेगा कि हम उस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करें। एक दूसरे पे सिर्फ पॉइंट स्कोर करने के लिए वो अपनी लड़ाई समाज में इस गंदे तरीके से ना फैला दे कि समाज ही पूरा आग में झुलस जाए। सारी पार्टियों को इसमें बैठ के सोचना होगा, इसमें बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी, और जो भी दूसरी पार्टियां हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, सभी को सोचना होगा और सिंसियरली ये दिखाना होगा कि बेशक हम जाति को सपोर्ट कर रहे हैं, जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरी जाति के खिलाफ नहीं है। अगर आप उनको एक्सक्लूड करके कोई प्लान करेंगे, कोई कार्य भी लाएंगे, अपने प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, तो जो छूट जाएंगे उनके मन में विद्वेष पैदा होगा। हर किसी को आप साथ, बीजेपी के अभी इस 10 सालों में क्या हो रहा है, पिछड़े दलित वर्ग बहुत बड़ा एक हिस्सा था जो छूट गया महसूस कर रहा था। बेशक बीजेपी कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर यह वर्ग बहुत ज्यादा साइडलाइन हो गया था। तो ये भावना जब तक सभी पार्टियां मिलकर निकालेंगी नहीं, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, आपस की तू मैं छोड़ के इन लोगों को सबको एक साथ बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि हम इस जाति की समस्या का क्या समाधान निकालें और इसको कैसे समाज में ये आग ना लगाए, इसको आगे लेके बढ़ें। हमें ये तो देखना ही पड़ेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं और फिर उनके बीच में हम समान इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या बोलते हैं, क्या कहता है, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमें इंश्योर करना होगा, तभी हम इसकी वो आग लगने वाली जो सिचुएशन है अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है अवधेश जी, जिस तरह से पूरे चुनाव में, मैं अभी ले रहा हूं, बहुत पीछे नहीं जा रहा, पूरे चुनाव में जिस तरीके से जनगणना को लेकर बात होती रही, बीजेपी लगातार उसको नकारती रही, अपने हिसाब से उसका जवाब देती रही। अनुराग ठाकुर तो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लगातार लोकसभा में रहे। इस तरह का बयान क्यों दे गए? इस तरह का बयान जो सीधे तौर पर एक व्यक्ति पर आक्षेप की तरह लग रहा है, जिसको लेकर पूरे विपक्ष ने मुद्दा बना दिया, क्यों? क्या या तो फिर बीजेपी के पास वो जो उनकी जाति की राजनीति है, या वो जो कह रहे हैं कि हम जनगणना होनी चाहिए, या वो जो तस्वीरें दिखाकर ओबीसी और दलित की बात करते हैं, उसका कोई वैसा जवाब बीजेपी के पास फिलहाल नहीं था? तो नहीं है तो बीजेपी के पास जवाब है या नहीं है, ये बीजेपी जाने। देखो, ये इशू ऐसा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, राजनीति किसके लिए है? राजनीति देश के लिए है। अगर किसी पार्टी के, किसी नेता के एक्ट से अगर देश कमजोर होगा, सामाजिक जो धीरे धीरे समाज जाति से निकलने की कोशिश, ये नहीं कि जाति खत्म हो गई है, लेकिन एक दूसरे के बीच समरसता हो रही है, लोग एक दूसरे से मिलना शुरू कर चुके हैं, पहले के तनाव लगभग समाप्त हैं। अब वो गांव में उस प्रकार से आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है अब भी। तो अनुराग ठाकुर की क्या समझ है? नरेंद्र मोदी अगर खड़ा होकर अपनी जाति बताते हैं, उसके आधार पर राहुल गांधी, अच्छा एक बात बताओ, अपनी जाति बताना, मैं पूछ रहा हूं सभी लोगों से, और भारी सभा में किसी से उसकी जाति पूछ करके उसको डराना, उसको और एक मैसेज देना पूरे देश में, क्या दोनों को आप एक तराजू पर तौल देंगे? क्या हम सब लोगों के पास इतना विवेक नहीं है? जाति की राजनीति करना वो पार्टियां करती है तो क्या उसको अच्छा मान लें? जिन लोगों ने जाति की राजनीति की अच्छा मान लें? क्या लालू प्रसाद यादव की पिछड़ा जाति की राजनीति से सामाजिक समरसता पैदा हो गई, सामाजिक एकता बन गई? क्या पिछड़ों का उत्थान हो गया? तो ये तो एक कल्पना करने की बात होती है, कोई भी करता है। तो इसीलिए ये इस समय जो परिस्थिति पैदा हुई है, और देश में एक भयानक परिस्थिति है, भविष्य के लिए एक डरावना है। ये स्थिति देश में होनी नहीं चाहिए। हम लोग विनोद जी कह रहे थे, मैं बिहार में रहा हूं ना, नरसंहार पहले भी होते रहे हैं, हुए हैं, लेकिन आप 1990 के बाद की जब स्थिति देखेंगे बिहार से, और जो पलायन को देखेंगे, जो वहाँ के जमीन के बिक्री के रिकॉर्ड देखेंगे, गांव में घूमेंगे, किस ढंग से वातावरण था, मतलब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, इतना भड़क गया था कि जो ऊंची जाति के, देखो हम लोग जो, हालांकि मैं नहीं मानता हूँ ऊंची जाति और सवर्ण जाति कोई होती है, वो हमारे समाज की विकार थी। बच्चियों को वहाँ पढ़ना लिखना, गाँव में निकलना कठिन हो गया था। लोगों ने दूर जाके अपनी जमीनें जोतनी, सबके पास 100 एकड़ जमीन नहीं होते हैं, बहुत सारे विधवा है, गरीब है, उनकी जमीनें होती थी। बहुत सारी ऐसे सामाजिक जटिल समस्याएं पैदा हो गई, सांस्कृतिक समस्याएं पैदा हो गई, और बिहार उसमें खत्म हो गया। बिहार में सड़कें नहीं रही, बिहार में उस समय कुछ नहीं रहा, लोग भाग गए, वहाँ की प्रतिभाएं सब बाहर भाग गई, लोग खेत बेच के चले गए। कितनी ट्रेनें निकली हैं 1990 से लेकर 2000 तक बिहार से बाहर जाने वाले, जो उसकी गणना कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। खैर,
लेकिन अभी जो परिस्थिति पैदा हो रही है, देखिए ये बहुत भयावह है। जातीय जनगणना के बारे में मैं 2 तथ्य आपके सामने रखूंगा। पहला, 2011 में कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार ने तय किया कि हम जातीय जनगणना, घोषणा हुई कि हम जो है इस जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराएंगे। उस समय गृह मंत्री पी चिदम्बरम खड़े होकर सार्वजनिक बयान है, अमर उजाला निकाल लीजिएगा आप, उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डट के विरोध किया, कांग्रेस में विरोध शुरू हुआ तो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और कमेटी ने कहा कि जातीय जनगणना हम नहीं कराएंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के नाम से ग्रामीण विकास मंत्रालय करेगा। और वो चीजें आई, वो उनकी जारी नहीं हुई। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम इसको जारी करेंगे। राजनाथ सिंह जी ने गृह मंत्री के नाते इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अरुण जेटली जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई। लेकिन कमेटी ने हाथ खड़े कर दिए। कमेटी ने कहा कि एक तो इसमें इतनी गड़बड़ी है कि नहीं हो सकती है, और अभी तक जितनी हुई है, अभी तो बाकी है, 46 लाख जातियां और गोत्र निकल रही है। जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि इसका कोई एक आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो चाहते थे कि करें, ओबीसी का माने एक क्रिएट करें कि हम भी। अच्छा, उस समय मंडल की सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया, लालू यादव ने विरोध किया, मुलायम सिंह ने विरोध किया, मेरे सारी पार्टियों ने इसका विरोध शुरू किया क्योंकि इसका श्रेय बीजेपी को चला जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि हम किसी को कह दें कि लोग पार्टियां बैठे, देखो हम लोगों को देश से मतलब है, हमारी पत्रकारिता हमारे देश के लिए है। आज बीजेपी है, कल नहीं रहेगी। मैं इस पक्ष में हूं कि इस देश के नेताओं को देश का भविष्य सोचना चाहिए। जातीय एकता के लिए कोई काम करे वो तो बात समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव ने इस समय जो किया है उससे देश में डर पैदा हो रहा है। ये निहायत ही गैर जिम्मेवार, ये देश को जाति युद्ध में झोंकने वाला। दिनकर जी का एक लाइन पढ़ के खत्म कराओ यार थोड़ा। जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, लक्ष्मी रथी की पंक्ति है। कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्म आते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो दिनकर जी ने जब जाति के पर जो लिखा है उसको एक बार आज अगर पढ़ा जाए, और अंतिम पंक्ति है 19, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। जो भी मचाता है उसके लिए दिनकर की ये पंक्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। ये ठीक है। एक बात अवधेश जी ने कही, मैं आप भी कीजिएगा, मैं जोड़ देता हूं। बस बहुत छोटा सा सवाल है मेरा कि वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस वक्त जिस तरीके से आग लगा रहे हैं देश में, जातियों की राजनीति खुद अवधेश जी भी कह रहे हैं कि पहले से होती रही है, तो क्या बीजेपी नहीं करती रही है? दिनकर जी से शुरू करता हूं मैं। समरनिंद है धर्मनाथ पर कहो शांति वो क्या है, जो अनीति पर स्थित होकर बनी हुई सबला है। सब समेट कह प्रहरी बिठलाकर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त हुए साधु पुरुष क्यों चाहे भला लड़ाई। तो जिनके पास साधन संपन्न होती है ना, उन्हें शांति बहुत अच्छी लगती है। जिनके पास सब जो शासन व्यवस्था में स्थिर हैं, सब सुख समृद्धि, जैसे संविधान बनने से पहले जो स्थिति सवर्ण समाज की थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था उनके लिए। किसी दलित की बहू की डोली मंगवा लो अपने यहाँ, उनसे बेगार कराओ, उनको चबूतरे में मत चढ़ने दो, छाया पड़ जाए तो नहा लो, जा करके नहाना जरूरी है। ये तो हमने बचपन में देखा है ये सारी चीज़ें, कोई बहुत 5-4 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं। और ये सब जो है बड़ा उनके लिए देश बहुत सुंदर था, सोने की चिड़िया था। जब दिनकर जी ने कहा तो जो रश्मिरथ ही लिखा है दिनकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ ही लिखा है, और खासकर जो पिछड़ी और दलित जातियां हैं उनके पक्ष में लिखा है कि कैसे जाति के आधार पर उनको जो है व्यवस्था से बाहर किया जाता है, कर्ण को जैसे किया गया था। तो दिनकर वही कह रहे हैं जो जाति जनगणना वाले मांग कर रहे हैं, जो मंडल की मूल भावना थी कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको ऊपर कैसे लाओगे। जब लाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा ये कि उनकी पहचान जरूरी हो।
जहर तो समाज में आज से नहीं है, एकलव्य का अंगूठा कटा था तब से जहर है, समझे। तो चाणक्य क्या कहता है जब वो एक दासी पुत्र को ले जाता है और उसको कहता मैं एक दूसरा एकलव्य नहीं पैदा होने दूंगा और मैं इसको जो है सम्राट बनाऊंगा, तो बनाया ना उसने सम्राट उसको। तो अब उस वक्त भी विरोध हुआ। जाति निश्चित रूप से, हम तो बहुत अच्छा है अगर सब समाज में जाति धर्म और ये सबके भेद मिट जाए, बहुत आदर्श समाज है। आदर्श समाज बनेगा कैसे? सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि मंडल से पहले बिहार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, या 70 और 60 के दशक में बिहार में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, जब लैंड रिकॉर्ड जला दिए गए कि भूमि सुधार ही नहीं हो सकता बिहार में। आज तक भूमि सुधार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? रिकॉर्ड, सरकार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ जाति आधार पर ही हुई थी। तो जाति को अगर मिटाना है, जो भी पूर्णवादी ने कहा, अगर फोड़े को खत्म करना तो ऑपरेशन तो जरूरी है। आपको लगता है कि हाँ जहर आता है सागर मंथन में पहले, लेकिन धीरे धीरे वो जहर अमृत में भी बदलता है। आज अगर मंडल आयोग की, जैसे रामपाल जी ने कहा कि मंडल आयोग की तमाम पोल खुल रही है, बिल्कुल खुल रही है पोल। तमाम जो अगर पिछड़ों में जो अगड़ी जातियां उन्होंने उसका लाभ लिया, लेकिन उसके पहले उनको भी वो लाभ नहीं मिल रहा था। आज अगर जो है ब्यूरोक्रेसी में आप गणना करिए तो 90 के पहले के ब्यूरोक्रेट से सूची उठा लीजिए और उसके बाद की ब्यूरोक्रेट सूची उठा लीजिए। कितनी सामाजिक और आर्थिक पिछड़ी पृष्ठभूमि के लोग अब आ रहे हैं नौकरियों में। तो हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो गिलास को जरा आधा भरा हुआ देख लीजिए बजाय आधा खाली होने के। ये देखिए, अब समीर जी के पास और जयदीप जी के पास में चलूं, उसके पहले एक बार कुछ कमेंट्स है हमारे पास, एक बार वो कमेंट्स देख लेते हैं। पीसीआर अगर वो कमेंट्स आप दिखा पाएं। देखिए, अलग अलग दर्शक हैं, सबकी अलग अलग राय है, क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर तमाम लोग वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑफ पार्लियामेंट ऑन नॉनसेंस इशूज़, इस तरह के भी लोग हैं। जाति पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेमतलब बात का बतंगड़ बना रहे हैं अखिलेश। ये भी अलग अलग प्रतिक्रिया है लोगों की। जाति नहीं पूछ सकते, लेकिन जाति जनगणना ज़रूरी करना है, जनगणना में फिर कैसे जाति पूछी जा सकती है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। SC ST OBC माइनॉरिटी सपोर्ट, राहुल जी क्या गलत कहा अनुराग ठाकुर ने, दूसरे की जाति पूछोगे, अपनी पूछी तो गलती क्या हो गई। सतीश दुबे, देखिए ओम प्रकाश सिंह लिख रहे हैं मंडल के विरोध में कौन थे, किसने VP सिंह की सरकार को गिराया था और क्यों बेशरम राजनीति हो रही थी। तमाम बातें हैं। और ये आप देख लीजिए, अरुण बैनर्जी है, इनका लिखना है, इट इज़ राहुल गांधी हु रेक्ड अप कास्ट क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट, ही क्वेश्चन द कास्ट ऑफ दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस। ये तमाम बातें वो उठा रहे हैं। तो अलग अलग दर्शकों की अलग अलग प्रतिक्रिया है समीर जी। ये सारी बातें तो अपनी जगह हैं, लेकिन जब फूट डालो राजनीति की बात होती है, फूट डालकर राजनीति करने या वोट लेने की जब बात होती है, वो तो पहले से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं सबको जोड़ रहा हूँ, सबको अपने अपने हिसाब से लगता है कि कहाँ कितनी फूट डालनी है तो कितना वोट का पौधा जो है वो बड़ा होगा या वोट का जो पेड़ है वो बरगद बन जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो फिर ये लड़ाई क्यों, फिर ये दिखावा क्यों, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल हो। देखिए, ये तो राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि वो ये बताना नहीं चाहते, लेकिन उसकी राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, सबको पता है कि जाति की राजनीति के बिना कोई राजनीतिक दल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उस सबको जाति के आधार पर वोटों की राजनीति करना है। लेकिन ये तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है ना कि समाज में ऐसा विभाजन या विभेद न उत्पन्न हो कि उनकी राजनीति के कारण समाज के अंदर एक टूट की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल इसकी जो गंभीरता है, मुझे लगता है जो संवेदनशीलता है, वो राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगी कि अब समाज किस दिशा की ओर जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार जातिगत सर्वे की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। आपसे यह कहेगा कि राहुल गांधी अपनी जाति बता दो, उसके आधार पर आप इस मामले को रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी जिस पिच पर खेल रहे हैं वो बहुत खतरनाक पिच है और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पिच पर खेले। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही कि इस गेंद की उछाल कैसी होगी, इस पर हम फ्रंट फुट पर खेले या बैक फुट पर खेले। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर राहुल गांधी जाति से आगे वर्ग में लेके जाना चाहते हैं आपको, जिससे भारतीय जनता पार्टी बच रही है। लेकिन आपको तो खेलना ही पड़ेगा ना। आप इस राहुल गांधी पर आरोप लगा के राहुल गांधी से कहे कि आप जाति के राजनीति कर रहे, से बच नहीं पाओगे। वो तो आग लग गई है। अब इस आपको आग को बुझाना है, या आपको इसको कैसे संभालना है, ये आपके ऊपर है। सरकार में आप हो, सत्ता में आप हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी अपील है देश के अंदर, सरकार इसमें क्या रुख अपनाती है, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या रुख अपनाती है। और मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करे, केंद्र सारे राजनीतिक दल हस्तक्षेप करे और सर्वदलीय बैठक हो कि समाज को किस दिशा में लेकर जाना है, जाति को लेकर क्या करना है। VP सिंह क्यों लेकर आए थे मंडल कमीशन? VP सिंह तो ठाकुर थे, क्या उनका जातियों का हित था? उनके राजनीतिक स्वार्थ था, उन्हें मालूम था कि मेरे पास कोई वोट बैंक नहीं है, देवीलाल मुझे परेशान कर रहे हैं, सत्ता जा सकती है, इस समय में ये कार्ड खेल देता हूं तो हो सकता है कि मेरा एक राजनीतिक बना रहे पूरा। तो वो तो आग लगा के चले गए थे उस चीज़ को लेकर उस समय। तो मुझे लग रहा है कि अब मंडल 2 शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है कि आने वाला समय मंडल 2 में लगाया जाए। और अब मुझे लगता है कि जाति समूह को भी ये बात सोचना चाहिए कि राजनीतिक दल इसका उनका भला कितना देख रहे हैं और अपना स्वार्थ कितना देख रहे हैं। जाति समूह को भी ये बात देखना पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ये राजनीति
इसमें हावी हो चुकी है। अब तो ये राजनीतिक दलों के भरोसे पूरा मामला है। और समाज के सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय सेवक संघ तो काम करता है ना, राष्ट्रीय सेवक संघ तो सभी जातियों को लेकर साथ में चलता है। क्या वहाँ पर जातिवाद चलता है क्या? राष्ट्रीय सेवक तो लगातार कहता है कि भाई एक कुआं होना चाहिए, एक मंदिर होना चाहिए, एक शमशान होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि संघ को भी भारतीय जनता पार्टी से समाज में आगे आना चाहिए कि भाई इस तरीके का विभाजन समाज के अंदर न हो कि उसको बुझाने में सदियों लग जाए। सदियों लग जाएंगे, जाहिर सी बात है, और इसको हमने देखा भी है। पत्रकारों से नहीं पूछा क्वेश्चन पढ़ने पर तुम्हारी जाति क्या है? नहीं तो इसका जवाब तो बीजेपी को उस तरीके से देना अरे चाहिए भाई, केवल बीजेपी का देश नहीं ना यार, देश को भी जवाब देना सरकार चाहिए। आप चला रहे हैं अभी तो बार बार नहीं, वो सरकार की बात अलग है आपकी, क्योंकि सबकी बात आपने सुन ली और बड़ा अहम हो जाएगा यहाँ पर इस बात पर बात करना। जो बात सबीर जी ने कही, खींच खाच कर राहुल गांधी, नतीजे कहीं ना कहीं ये तो कहते रहे, जो नैरेटिव विपक्ष बनाता रहा, वो चाहे संविधान को लेकर चाहे आरक्षण को लेकर, उसने बीजेपी की सीटें कम की या सत्ता पक्ष की सीटें कम की, पूरे एनडीए की। एक बार फिर वो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। अब तो पिच उन्हीं के पाले में चली गई, गेंद उन्हीं के पाले में चली गई, जिसको वो खूब अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आई हैं और सबका लबोलुआब ये है, कितनी भी लंबी आप इसमें बहस कर लें, राजनीतिज्ञों से अपनी पिच बदलना या अपना नैरेटिव बदलना या वोट मांगने का तरीका बदलना, ये उम्मीद करना ही बेकार है। इसमें बदलाव कहीं से आ सकता है तो समाज से आ सकता है। अगर समाज जाति के आधार पर वोट देना बंद कर देगा तो राजनीतिज्ञों को मजबूरी में इस मुद्दे को छोड़ देना पड़ेगा। जब समाज विकास के मुद्दे पर वोट देगा, जब देश विकास के मुद्दे पर वोट देगा, जब आप ये तय कर लोगे कि आप हमारे जाति के व्यक्ति को भी खड़ा कर दोगे और ये हमारे लिए काम नहीं करता तो हम इसको नहीं जिताएंगे, तभी जाके राजनेताओं को सबक मिलेगा। ये जो डॉक्टर बनकर कह रहे हैं कि हम घाव का ऑपरेशन कर रहे हैं, वो घाव का ऑपरेशन कर रहे हैं या उसको उघाड़ कर उसमें नमक भर रहे हैं, तो वक्त बताएगा। ये साधुवाद का चोला किसी को ओढ़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई साधु नहीं है। हम यहाँ पर उनके डिफेंस में इस तरह खड़े हो जाते हैं जैसे बड़े साधु हैं, ऑपरेशन कर देंगे। कौन से डॉक्टर हो भाई, वोट मांगने के लिए खड़े हो? इतनी निर्लज्जता से संसद में दोनों तरफ से बातें हो रही हैं और हम उनको यहाँ ढाकने की कोशिश करते हैं इस तरह की चर्चाओं में। ये सही नहीं है। डॉक्टरी का चोला, सफेद एप्रन पहनने की बात और असल में मुद्दा जाति का, जिससे उनको वोट मिल जाए। वहां डॉक्टर बनने आए, साधु बनने आए कि वोट मांगने आए? ये राजनेता सारे, इन राजनेताओं के प्रति इस तरह की संवेदनाएं और सहानुभूति खत्म करके समाज को इनको सबक देना पड़ेगा। उम्मीद बेकार है। हो सकता है जेपी की क्रांति विफल हो गई, ऐसी कई क्रांतियां चाहिए होगी, तभी ये सामाजिक बदलाव आएगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, समाज को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे बचपन में मैं जब अपने साथियों के साथ टिफिन खाता था, मुझे नहीं पता था किस जाति के व्यक्ति के टिफिन से क्या खा रहा हूं। जब मंडल आता है तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी चीज है और मेरी नौकरी पर, मेरे भविष्य पर संकट है जाति की वजह से। तब मैं सोचना शुरू करता हूं कि मेरे बगल में बैठा बच्चा कौन है। आप हमें याद दिलाते हो। जाति अब ऐसा दर्द बन चुका है जिसको भूलने की कोशिश ये समाज जितना करता है उतना इसको ये याद दिलाया जाता है। आधुनिक समाज, शिक्षित समाज इसको भूलकर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। हमें कौन याद दिलाता है? और जो लोग याद दिलाते हैं उनको सबक अगर ये समाज नहीं देगा तो आप इस जाति के दलदल में फंसे रहोगे और इस नरक को भोगते रहोगे। जी जल्दी से पूर्ण चाहती हूँ। लालू यादव आए इसलिए बिहार की जाति की राजनीति हावी हो गई और बिहार इस कदर पिछड़ा हो गया। उसके पहले हमें ये देखना होगा कि लालू के पहले क्या था सिचुएशन। एटलीस्ट लालू ने, ठीक है, विकास के नाम पे हम मानते हैं कुछ नहीं किया, मैं लालू की पार्टी की कोई सपोर्टर नहीं बैठी यहाँ, लेकिन जो पिछड़े, जो लोग ऐसे थे गांव के गांव, जो वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल पाते थे बाबू साहब लोगों के डर से, लालू यादव जब आके खड़े हो गए तो कम से कम उस गांव के लोग जाके वोट डालने लगे। ये मैं हवाई बात नहीं कह रही हूँ, मैं खुद बिहार से आती हूँ और एज अ जर्नलिस्ट बिहार में बहुत गांव में घूमी हुई इलेक्शन के दौरान, और ये लोगों की कही बातें हैं कि अब लालू यादव के आने के बाद हमें हिम्मत हो गई कि हम बूथ तक जाके अपना वोट डालने लगे। तो वो एक पावर लालू यादव ने जरूर वहां के पिछड़ों को, वहां के मार्जिनलाइज्ड लोगों को दिया है। तो उस चीज को भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, हम लोग, ठीक है, स्वाभाविक है इसमें इमोशनल होना, लेकिन जैसे कह रहे थे हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, अमेरिका में दास प्रथा, यानी वो दास प्रथा क्या उसको बोलते हैं, गुलाम, स्लेवरी, आप सोचिए। तो सब जगह पे ये चीज़ें रही हैं। और होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, जैसे जैसे समाज का विकास होता है, काशीराम इसके बारे में बहुत साफ बात करते थे। वो कहते थे कि जल्दी जल्दी चुनाव होना चाहिए, सरकारें गिरनी चाहिए। वो बोले क्यों? वो बोले जितनी बार ये होगा उतनी बार एक सामाजिक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस बढ़ती है। जैसे जैसे आदमी का, मैंने हमेशा कहा कि दो नाभि और नाक, जब इसकी चिंता नहीं रहती, भगवत उपाध्याय ने लिखा है,
तो बात नाक तक पहुंचती है। तो समाज में जैसे जैसे उत्थान होता है, एसर्ट करता है क्लास, वो एक होता है कि फलाना के नाते नहीं, ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया में नहीं हुआ, सब जगह ये होता है। दिनकर ने एक बात, जब से चूंकि रस्म-रथी बात हो रही है तो मैं लास्ट में कहने जा रहा हूँ कि दिनकर ने ही लिखा है कि जब तक मनुज का यह श्रम भाग नहीं सम होगा, श्रमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। लेकिन सब हो सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। ये रश्मिरथी से उनका था। ये देखिए, एक चीज वीपी सिंह के साथ, चूंकि वीपी सिंह को विलन मान के हम इस जाति की डिबेट में चलते हैं, वीपी सिंह के साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा लंबा रहा। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि आपने ये मंडल नाम का जहर जो समाज में डाल दिया है, ये 94-5 की बात थी, 94-5 की बात थी ये, तो उनसे मैंने पूछा था कि आपने ये क्यों किया। तो उन्होंने कहा देखो ये मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो किया नहीं है, और वो सबने देखा 96 में उनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने का, वो 3 दिन गायब हो गए, लोग ढूंढते रहे उनको। तो उन्होंने कहा कि ये जो समाज के पिछड़े लोग हैं, इनको आखिर हम राजनीति की मुख्य धारा में कैसे लाएंगे। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से 20 साल के बाद देखना, हर पार्टी इस बारे में बात करेगी और हर पार्टी मजबूर हो जाएगी कि इन लोगों को शामिल किया जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि जाति जनगणना की बात करके इतना बड़ा कोई देश को विभाजन करने का काम हो रहा है। ये इंक्लूसिव समाज को बनाने की एक शुरुआत है। ठीक है, इंक्लूसिव बनाने की शुरुआत तो है, लेकिन इसको जिस तरीके से कहा जाए कि इसका एक परसेप्शन बन रहा है या बनाया जा रहा है या बताया जा रहा है, और जो चीज़ें दिख रही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी गंभीर हैं। तमाम सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबकी राय आपने इस पूरे मुद्दे पर सुनी है, और आपको क्या लगता है आप ज़रूर टिप्पणी करके हमें बताइएगा। और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा देश और दुनिया की हर बड़ी और ज़रूरी खबर के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।